मेरा नाम है सोनिया सुराना। पिछले वीडियो लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं फ्रांस ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। साथ ही साथ हमने देखा था आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे जो फ्रांस है उसने अबॉलिश कर दिया मोनार्की एंड नाउ इट बिकेम्स दी रिपब्लिक। अब लुई 16 को तो हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं। लुई 16 क्या करते हैं, एक सीक्रेट एग्रीमेंट में आ जाते हैं। किसके साथ? किंग ऑफ पर्शिया के साथ। और उसके बाद यहाँ पे ये देखा गया कि जो नेशनल असेंबली, हम समझ चुके थे कि नेशनल असेंबली जो है मतलब पूरी कंट्री की भागदौड़ किसके हाथ में आ चुकी थी? नेशनल असेंबली के साथ। तो जो नेशनल असेंबली है वो बोलती है कि भैया हमें वॉर करना चाहिए, बट अब ये वॉर किसके साथ होने वाला है और क्यों होने वाला है? तो सबसे पहला आंसर है कि ये जो वॉर है ये होने वाला है पर्शिया के साथ और ऑस्ट्रिया के साथ। और ये क्यों होने वाला है? बिकॉज नेशनल असेंबली चाहती है कि वो एट्रोसिटीज और किंग से फाइट कर सके, मतलब उसको मोनार्की कंप्लीटली एंड करनी है। जब वॉर की कंडीशंस बनती है तो लोग आके पेट्रियोटिक सॉन्ग गाने लगते हैं। उनमें से एक का नाम है मार्सिलियस। ये रॉजर डी इलियाजे ने लिखा है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है, तो यू शुड बी नोइंग इट। तो उन्होंने मार्सिलियस जो है सॉन्ग कंपोज किया था और अभी हाल फिलहाल में मार्सिलियस ही जो है वो फ्रांस का नेशनल एंथम है। तो ये एक स्टार्टिंग का पिक्चर है। साथ ही साथ क्या होता है कि छोटे छोटे क्लब्स, जैसे हमें पता है कि भाई वॉर स्टार्ट होने वाला है, तो वॉर स्टार्ट होगा तो उसकी वजह से हमें पता है कि इकोनॉमिक लॉसेस होंगे, क्राइसिस होंगे, ब्रेड के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो लोग क्या करने लगे, वो इकट्ठे गैदर होने लगे। काफी सारे लोगों ने क्लब्स फॉर्म कर लेते। क्लब में जाके मतलब वो पॉलिटिकल आइडियाज डिस्कस करते थे, फिलोसफीज को डिस्कस करते थे बैठ के। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लब का नाम दिया है यहाँ पे, वो है जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब के लीडर है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। अब इसी के साथ साथ क्लब में कौन कौन आते थे, क्लब के मेंबर कौन कौन होते थे? वो थे आर्टिशियंस, वर्कर्स, ठीक है, छोटे छोटे पीजेंट्स, ये सारे के सारे लोग क्लब का पार्ट हुआ करते थे। अब ये तो नॉर्मल लोग चल रहे थे। इसी के साथ साथ क्या हुआ कि जो वुमेन्स हैं उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा कि यार लड़कों को तो सारा का सारा छूट मिल रहा है, वो लोग पॉलिसीज बनाने के लिए भी बैठने लगे हैं, मीटिंग्स, डिस्कशन, सब कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वुमेन्स के भी दिमाग में ये चीज चलने लगी कि हमें भी हमारा क्लब फॉर्म करना चाहिए। वो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये देख के रखा था कि जो नोबिलिटी थी उनको खुद से अलग रखने के लिए थर्ड एस्टेट के जो सबसे पुअर कैटेगरी वाले जो सेक्शंस थे वो क्या करते थे, वो एक रेड कैप वेयर करते थे जो कि सिंबल हुआ करता था लिबर्टी का। तो लोग रेड कैप वेयर करते थे। साथ ही साथ वो लोग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहना करते थे, है ना, वो डॉक वर्कर्स की तरह स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहना करते थे जो उनको अलग करता था नोबिलिटी से। उसके बाद इन लोगों को एक पर्टिकुलर वर्ड देके रखा गया है, वो है सैंस क्लूटोस। जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे उनको पर्टिकुलर वर्ड, जैसे हमारे पेट नेम होता है ना, वैसे इनके भी पेट नेम थे, वो था सैंस क्लूटोस। उसका मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस। फिर क्या होता है कि हर जगह हल्ला गुल्ला मच रहा है, मतलब लड़ाई झगड़े वैसे ही चल रहे हैं। और धीरे धीरे करके जो थर्ड एस्टेट का जो बहुत पुअर वाला सेक्शन था उनको भी रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं अभी भी गलत चीजें हो रही हैं, हमें भी राइट मिलना चाहिए, राइट टू वोट, और सारे के सारे राइट्स हमें भी मिलने चाहिए। तो फिर क्या होता है, 10 अगस्त को बहुत ज्यादा तबाही मच जाती है। वो लोग किंग को बंदी बना लेते हैं, किंग को जाके वो लोग बंदी बना लेते हैं। और बट जो थर्ड एस्टेट के हायर ग्रुप के लोग थे वो बोलते थे नहीं नहीं आप इनको हटा दीजिए, हमें इन्हें बंदी बनाने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल वो लोग कहीं ना कहीं फोर्सफुली उनको बंदी बनाए रखते हैं। और फिर उसके बाद 21 सितंबर 1792 में कन्वेंशन, मतलब ये नई असेंबली फॉर्म हो चुकी है। हम नेशनल असेंबली की बात कर रहे थे यहाँ स्टार्टिंग में, बट अब एक नई असेंबली फॉर्म हुई जिसका नाम है कन्वेंशन। ठीक है, तो ये असेंबली फॉर्म हो जाती है, जो किंग है उसकी जो पावर्स है वो कंप्लीटली खत्म कर दी जाती है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये गिवन है कि जो किंग है लुई 16 जो है उन्होंने अपनी कंट्री को बिट्रे किया, तो उस वजह से उन्हें हैंग कर दिया जाता है। और साथ ही साथ जो उनकी वाइफ थी मैरी, उनके साथ भी सेम चीज होती है। अभी आने वाले टॉपिक में हम देखेंगे द रीजन ऑफ टेरर। ओके, सो अभी हमने देखा कि हाउ फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकेम रिपब्लिक। अब 1793 से 1794 का जो पीरियड है इसको बोला गया है रेन ऑफ टेरर। इतना ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसीज यूज हो रही थी इस पर्टिकुलर पीरियड में। जो रॉबेस्पियर था, हमने रॉबेस्पियर के बारे में देखा, जो रॉबेस्पियर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हर एक इंसान जो कि उनका एनिमी लगता था, कोई भी हो सकता है, वो एक्स नोबल हो गया, एक्स चर्चमैन हो गया, या उसकी खुद के ही लोग, जिसको वो समझता था कि ये मेरा एनिमी है, तो वो उसको गिलेटाइन करवा देता था।
अब ये क्या होता है, यहाँ पे उसको पहले तो अरेस्ट किया जाता था, उस इंसान को जिसको समझता था कि ये इंसान ने गलती करी है, तो उसको अरेस्ट किया जाता था, उसको प्रिजन में डलवाया जाता था, फिर उसको ट्राइब्यूनल के सामने बिठाया जाता था, उस पर क्वेश्चंस किए जाते थे। अगर कोर्ट को लगता था कि हाँ ये इंसान गिल्टी है तो उसको वो गिलोटाइन करवा देता था। अब गिलोटाइन क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पर्सन को बीहेड कर दिया जाता है, मतलब उसका सिर रखा जाता है और उसपे ये जो शार्प सी एक एज होती है उसके थ्रू उसका हेड जो है वो अलग कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी थी। और उसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर पीरियड में ये देखने को मिला कि जो रॉबेस्पियर था उसने क्या किया, उसने प्राइजेस फिक्स कर दिए। उसने फार्मर्स को बोला कि आपका जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो एक फिक्स प्राइस पे गवर्नमेंट बेचेगी। साथ ही साथ उसने जो एक्सपेंसिव ब्रेड है उसका कंजम्पशन खत्म, बैन करवा दिया एक तरह से देखा जाए तो। जो वर्ड्स हुआ करते थे, जो मैडम और सर के लिए जो वर्ड्स यूज किया करते थे, मॉन्स्यूर या फिर मदाम या फिर सिटीजन्स के लिए साइटोन, ये जो वर्ड्स थे इन सबको उसने हटवा दिया था। तो अब इतनी ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी और इतना ज्यादा कंट्रोल करने वाला इंसान भी काफी टाइम तक नहीं चल सकता। तो लोगों को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ कि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी, और उन्होंने जुलाई 1794 में क्या करा, उन लोगों ने उसको बंदी बनाया और उसने उन सारे के सारे लोगों ने मिलकर उसको बीहेड करवा दिया। मतलब इसकी भी जो कहानी है, रॉबेस्पियर की जो कहानी है, वो बस इतने से इतने पीरियड तक चली। और कहीं ना कहीं अगर वो इतना ज्यादा एग्रेसिव मेजर्स ले रहा था तो लोग कहीं ना कहीं उसके खुद के ही जो लोग थे वो सब के सब पीछे हटते चले जा रहे थे उसकी वजह से। तो ये जो था ये रॉबेस्पियर के रिगार्डिंग था। फिर साथ ही साथ क्या होता है, अब जो नेक्स्ट टाइम आया है यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टरी रूल चलने लगा है ना। तो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई, अब कोई ना कोई तो हैंड ओवर करेगा ये चीजों को। तो जो नई गवर्नमेंट थी, ये जो रिच पीपल थे, थर्ड एस्टेट के जो रिचर सेक्शन या जो वेल्दियर लोग थे, उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करी, ठीक है, नया कॉन्स्टिट्यूशन आया। फिर साथ ही साथ यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म हुई थी, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म हुई थी। और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में डायरेक्टरी हुआ करती थी, मतलब 5 मेंबर्स हुआ करते थे एग्जीक्यूटिव के। तो यहाँ पे उसका फॉर्मेशन होता है। अब बीच बीच में क्या है कि एक स्टेबल सिस्टम तो है नहीं, तो यहाँ पे भी लड़ाइयां चलने लगी, डायरेक्टरी की लेजिस्लेटिव काउंसिल से कहीं ना कहीं वाद विवाद होते रहते थे। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो इसी बीच कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है ये थोड़े टाइम के लिए रहा और ये भी सप्रेस हो गया। इस वजह से एक डिक्टेटर आता है जिसका नाम है नेपोलियन। अब आने वाले टॉपिक में, आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे कि नेपोलियन कौन था, उसका रूल कैसे फ्रांस को बहुत ज्यादा बदलता है। तो और बाकी अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, हिस्ट्री या सिविक्स, ज्योग्राफी, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चंस।